Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Are you able to see the screen properly? Screen properly दिख रही है आपको? Great. Very good. चलिए, तो अब आज जैसा मैंने आपसे कल कहा था, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर. ओके, वीडियो ऑन कर रहा हूं मैं. इज द वीडियो अवेलेबल नाउ? कैन यू सी द वीडियो प्रॉपरली नाउ? ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का अपना पहला लेक्चर. और जैसा शेड्यूल मैंने कल आपसे शेयर करा था, हमें आज सबसे पहले डिस्कस करना है प्रोजेक्ट का मेन पार्ट एंड दैट इज GUI. राइट? क्लियर? स्टार्ट करें, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट. अब GUI प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं. आपको मैंने ग्रुप में डाल के मैसेज भी दिया था. आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा. इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ के आए, है ना? अभी एकदम से जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रोग्राम का फ्लो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके कॉन्सेप्ट्स लगते जाएंगे, है ना? और जहां भी नहीं समझ में आएगा आप आराम से पूछिएगा मेरे से. ठीक है? आपको जो भी डाउट हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट आप आराम से वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. आप मुझे बोल दीजिएगा प्लीज अनम्यूट मी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. आप आराम से अपने डाउट वर्बली क्लियर कर सकते हैं. टाइप करने में बहुत समय लगेगा आपको डाउट्स, है ना? तो आप मुझे अनम्यूट करने को बोल दीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं. अपन नेटबीन्स आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है. आज हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है, लेकिन आज नेटबीन्स की जरूरत है. ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं. आज हम हमारा GUI प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर. ठीक, दूसरी बात, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सब आपसे शेयर होंगी, तो आप अपने लिए जो नोट्स बनाने हो बनाते रहिएगा. बाकी स्लाइड की हर चीज उतारने की कोशिश मत करिएगा. सारा मटेरियल ग्रुप में आपसे शेयर होगा, स्लाइड्स भी और प्रोग्राम्स भी. ठीक है, लेकिन प्रोग्राम्स मैं रुक कर शेयर करूंगा. ठीक है, तुरंत के तुरंत नहीं करूंगा. इसलिए करूंगा जानबूझ के थोड़ा लेट, ताकि पहले आप सेल्फ ट्राई करें. आपसे नहीं बने तो फिर आप मेरे सॉल्यूशंस को देखकर उन्हें यूज करें. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, तो सबसे पहले आज का एजेंडा में क्लियर कर दूं आपको. आज किन किन पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन होने वाला है. तो आज सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है कि जो जावा की ब्रांच आप इस समय पढ़ रहे हैं, कौन सी जावा पढ़ रहे हैं आप? जावा SE. वेरी गुड. कोर जावा नहीं है ना? कोर जावा अनऑफिशियल नाम है. तो जो आप जावा SE पढ़ रहे हैं, उस जावा SE में कितने तरह की एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं. ओके, उन एप्लीकेशंस के एक एक सैंपल्स. ठीक, देन GUI प्रोग्रामिंग क्या होती है जावा में, देन GUI प्रोग्रामिंग के कितने फॉर्म्स अवेलेबल है, और आज आपका पहला GUI एप्लीकेशन आप डेवलप करना सीखिए. ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट को EXE में कन्वर्ट कैसे करते हैं. शाहजेब, आज पहला लेक्चर है, तुमको आज ही डिलीवर करना है क्या अपना प्रोजेक्ट कस्टमर को? क्यों? फिर भी सुन लो, फाइनल प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करते हैं जार में. जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको उसकी जार बनाना सिखाऊंगा. जार की खासियत ये होती है कि यूजर इस पे डबल क्लिक करेगा और एप्लीकेशन रन हो जाएगी. हाँ, बिना नेटबीन्स के भी जार बन जाएगी, नेटबीन्स यूज करके भी जार बन जाएगी. लेकिन डिलीवर करने के लायक कुछ बना तो लें. क्या डिलीवर करके आएंगे उसको? गुड मॉर्निंग, हेलो यूजर. इसलिए बहुत जरूरी है पहले एप्लीकेशन डेवलप तो हो. ठीक है, लास्ट में आप सीखेंगे बिल्कुल. मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी जार कैसे बननी है. फिर हम ये भी बात करेंगे कि जो हमने डेटाबेस बनाया है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे माइग्रेट कैसे होगा. करना पड़ेगा ना. अगर आप रियल वर्ल्ड में सोचें, अभी तो आप अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं. कल को मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को आप सेल आउट करते हैं किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर को, तो उसका कंप्यूटर सेटअप कैसे करेंगे कि उसके कंप्यूटर पे पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाए. तो क्या उसके कंप्यूटर पे पूरा JDK डालेंगे? नहीं. उसके कंप्यूटर पे आप सिर्फ JRE डालेंगे और अपना पूरा प्रोजेक्ट ले जाकर डालेंगे? नहीं. अपने प्रोजेक्ट की जार फाइल डालेंगे आप, या अपने प्रोजेक्ट की जार फाइल आप इंटरनेट पे अवेलेबल करा देंगे अपने सर्वर पे.
और उसको बोलेंगे सर्वर से जार फाइल डाउनलोड करके रन कर ले। जैसे हम लोग MySQL के ड्राइवर की जार फाइल डाउनलोड करते हैं, ऐसे आपके प्रोजेक्ट की जार फाइल वो डाउनलोड कर लेगा। बट ये आखिरी स्टेज है शाहजेब, अभी आज क्लास 1 की क्लास लग रही है, ये तुम ग्रेजुएशन के सवाल पूछ रहे हो, ठीक है? तो आएंगे वहां तक, पहुंचेंगे जरूर, बट अभी नहीं, अभी तो अपन स्टार्ट करें, ठीक है? बढ़ूं आगे शाहजेब, डाउट सॉल्व? गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था आज का एजेंडा हमारा, जिसमें हमारी बातचीत होगी, ठीक? चलिए सबसे पहले बात करते हैं जावा एसई में आप कितनी तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर विच वी कैन डेवलप इन जावा एसई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर हिमांशु। जावा एसई में आप 2 तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। वन आर कॉल्ड एज CUI एप्लीकेशंस, अदर वन आर कॉल्ड एज GUI एप्लीकेशन। CUI applications are also called as command user interface. GUI applications are also called as graphical user interface. Command user interface वो है जो आप अभी तक जावा में करते आए हैं। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं ये मानकर चल रहा हूं आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कलेक्शंस तक की जावा पढ़ी है, और आपने अगर इनके प्रैक्टिकल्स करे होंगे तो आपने वैसे ही करा होगा, कोड लिखा होगा आपने नेटबीन्स या नोटपैड पे, और रिजल्ट आपको मिला होगा कंसोल पे या नेटबीन्स की आउटपुट विंडो में, राइट? दोनों में ही आप नोटिस करिए, मात्र एक तरीका यूजर के पास आपकी विंडो से इंटरैक्ट करने का होता है, और वो तरीका होता है वाया कीबोर्ड। मानते हैं आप? सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू यूजर आपकी एप्लीकेशन से बात कर सकता है। अदर देन कीबोर्ड कोई तरीका उसके पास नहीं होता कि वो आपकी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर पाए। सच एप्लीकेशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज कमांड और कंसोल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, जो बहुत अच्छी हैं लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा 90% लैंग्वेजेस में आप शुरुआत कंसोल एप्लीकेशन से ही करते हैं, चाहे पाइथन पढ़ लें, चाहे सी पढ़ लें, जावा पढ़ लें। अगर वो लैंग्वेज डेस्कटॉप और वेब दोनों के लिए यूज हो रही है तो शुरुआत कंसोल एप्लीकेशन से ही आप उसको सीखने की करते हैं। मैं PHP की बात नहीं कर रहा हूं, PHP तो बनी वेब के लिए है, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज डेस्कटॉप और वेब दोनों के लिए है तो हम उस लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ते हैं यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन। उससे आपको बेसिक्स अच्छे समझ में आ जाते हैं। पर अगर आप अपने कस्टमर के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, या आप ही मान लीजिए कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, और आपका स्टार्टअप एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है, और आप अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट्स, तो कोई क्लाइंट नहीं चाहेगा कि वो आपका प्रोजेक्ट कमांड यूजर इंटरफेस के थ्रू रन करे। किसी के पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो टाइप कर करके आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट डाले, क्योंकि आप मानते हैं अगर आप यूजर से टाइप कराएंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। हर इनपुट अगर वो टाइप करेगा तो बहुत बड़ा डेंजर है। क्या डेंजर है? अगर वो टाइपिंग करेगा तो वो गलतियां करेगा, और आपको मालूम होगा बीइंग अ जावा प्रोग्रामर, अगर वो गलतियां करेगा तो फिर प्रोग्राम में आएंगी एक्सेप्शंस। यस और नो? आएंगी। आपने उससे उसकी एज मांगी, उसने एज की जगह अपना नाम टाइप कर दिया, तो आपका तो कोड वहीं क्रैश कर जाएगा। क्रैश ना भी करे, कम से कम एक्सेप्शन तो आई जाएगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कहता है यूजर से कम टाइपिंग कराइए, मैक्सिमम चीजों उसको बोलिए वो सेलेक्ट कर ले। जब वो चीजों को सेलेक्ट करेगा, या तो माउस से या तो की प्रेस से, जैसे भी वो करेगा, तो वो गलतियां कम करेगा, करेक्ट इनपुट आपके प्रोग्राम को मिलेगा। जैसे कैलकुलेटर में होता है, आपने देखा वहां अल्फाबेट टाइप करने का ऑप्शन ही नहीं होता, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप कैलकुलेटर को ये बोल पाए कि A+B करो। वो जब भी करेगा प्लस इंटीजर्स पे ही काम करेगा, फ्लोट पे ही काम करेगा, कभी अल्फाबेट्स को ऐड नहीं करेगा। Got it? इसलिए कहा जाता है अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं, किसी कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि वो कस्टमर कभी भी प्रेफर करेगा आपकी कमांड यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। अगला स्क्रीन आपको मेरी बात समझाएगा। यह है 2 नंबर ऐड करने का कमांड यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम। ऐसे ही चलाते हैं ना आप, नोटपैड में लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करा, और ये इसको करने का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप सोचिए किसी यूजर के लिए क्या सेकंड वाला वर्जन ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है? क्या सेकंड वाला वर्जन ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है? उसे बिल्कुल सॉफ्टवेयर ऐसा दिख रहा है जैसा वो लाइव किसी चीज को यूज कर रहा हो कैलकुलेशंस करने के लिए। तो GUI एप्लीकेशंस यूजर फ्रेंडली होती हैं, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन उनका होता है, और वो यूजर को ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं एज कंपेयर टू कमांड बेस्ड एप्लीकेशन। या ये भी नोटिस करिए, अगर यूजर चाहे कि वो जो 10.5 उसने लिखा है वो गलती से 10.5 लिख दिया है, वो एक्चुअल में 10 ही था,
तो क्या वो वापस जाकर उसे एडिट कर पाएगा? एक बार उसने एंटर दबा दिया, नहीं कर पाएगा। यहां कर लेगा? बताइए, अगर उसको ऐड करने से पहले कोई एडिटिंग करनी है तो यहां कर लेगा, टेक्स्ट बॉक्स में कर लेगा। इसलिए कमर्शियल हर एप्लीकेशन हमेशा आपको मिलेगी जीवाई लेवल पे। कमांड यूजर इंटरफेस पे सिर्फ एक ही तरह की एप्लीकेशन बनती हैं। बता सकते हैं कौन सी? वो एप्लीकेशंस जो सिस्टम लेवल की होती हैं, जैसे जैसे डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे लिंकर्स, या अगर आप थोड़ा बहुत नेटवर्किंग समझते हो तो प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करने वाले प्रोग्राम्स। ये सारे के सारे कमांड यूजर इंटरफेस पे होते हैं। आज भी नोटिस करिए, आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर पता करते हैं तो कमांड यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम यूज होता है, राइट? उसके थ्रू आप करते हैं आईपी कॉन्फ़िग। तो ऐसे काम करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन, बट कमर्शियली 80% जगहों पर आप यूज करते हैं हमेशा GUI एप्लीकेशंस। इज दिस क्लियर? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक? ठीक है, क्यों नहीं हमने जितनी जावा अभी तक पढ़ ली उस पे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट ज्यादा इंट्यूटिव नहीं दिखेगा, ज्यादा फ्रेंडली नहीं दिखेगा, वैसा नहीं दिखेगा जैसा यूजर को चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जावा में, पर्टिकुलर जावा में, ये मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर्टिकुलर जावा में कितनी तरह की GUI एप्लीकेशन होती है? तो जवाब, जावा में पर्टिकुलरली 2 तरह की GUI एप्लीकेशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं? 2। एक कहलाती हैं एप्लेट्स, दूसरी कहलाती हैं एप्लीकेशन। अब पहला चांस मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए एप्लेट और एप्लीकेशन इनमें अंतर क्या होता है? आएंगे आएंगे, आराम से आएंगे। हिमांशु आ रहे हैं, अभी स्विंग पे आ रहे हैं, धीरे धीरे, ज्यादा भागना नहीं है, आराम से पढ़ो। बताइए सबसे पहले एप्लेट्स क्या होते हैं, और मुझे उसका कोई एग्जांपल दे पाए आप तो बहुत बढ़िया है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एप्लेट्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? वेरी गुड, सुनिए अब ध्यान से सुनिए। एप्लेट्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप डेवलप नॉर्मल वे में करते हैं। नॉर्मल वे समझ रहे हैं? क्लास व्लास बनाना, मेथड्स बनाना, सब नॉर्मल वे में करेंगे। कंपाइल भी आप उसे नॉर्मल वे में करेंगे। क्या होता है जावा में कंपाइल करने का कमांड? कंपाइल करने का कमांड होता है जावा सी, फॉलोड बाय नेम ऑफ द प्रोग्राम, राइट? लेकिन आप इसे एग्जीक्यूट नॉर्मल वे में नहीं कर सकते। नॉर्मल वे मतलब, याद कीजिए, नॉर्मल कमांड जावा कमांड होता है ना प्रोग्राम को रन करने का। एप्लेट्स ऐसे रन नहीं होते हैं। तो फिर एप्लेट रन कैसे होते हैं? एप्लेट रन होते हैं ब्राउजर के अंदर जाकर। ब्राउजर के अंदर क्यों रन होते हैं? क्योंकि एप्लेट्स जनरली सर्वर पे रखे जाते हैं, और जब कोई बंदा अपने ब्राउजर से आपके सर्वर पे विजिट करता है तो उस पर्टिकुलर विजिट पे एप्लेट एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर अगला डाउट आपका, बट सर सर्वर पे तो वेबसाइट्स रहती हैं, वेब एप्लीकेशन रहती हैं, एप्लेट कैसे आ गया? जवाब सुनिए, उसका जवाब ये है, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई वेबसाइट, RGPV की बात करते हैं, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, RGPV ने जो वेबसाइट डेवलप करी, आप सब जानते होंगे वो .NET में डेवलप्ड है, यस और नो है? अब RGPV आपसे ये कहती है कि उस वेबसाइट पे उन्हें डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम का एक ट्यूटोरियल डालना है। बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही है डेटा स्ट्रक्चर में, तो आप कुछ ऐसा करिए कि डीएस से रिलेटेड कुछ चीजें उस वेबसाइट पे दिखने लगे। क्या आप वेबसाइट रीडिजाइन करेंगे? मान लीजिए आपने वो वेबसाइट बनाई होती तो सिर्फ एक इंप्रूवमेंट के लिए पूरी साइट दोबारा बनाएंगे? नहीं, आप उस एग्जिस्टिंग वेबसाइट में एक फीचर ऐड करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ दिखे। और प्रिसाइज करता हूं मैं क्वेश्चन, आपसे आरजीपीवी कहती है कि स्टैक का प्रोग्राम एनिमेटेड फॉर्म में दिखना चाहिए। बच्चों को पुश पॉप समझने में दिक्कत जाती है, तो एक एनिमेशन आना चाहिए जो बताए कैसे पुश पॉप काम करता है। तो आप उस एनिमेशन के लिए जावा में एप्लेट बना सकते हैं। वो एप्लेट आरजीपीवी के सर्वर पे डाला जाएगा, और जब कोई लिखेगा www.rgpv.ac.in, यही है ना यूआरएल आपके आरजीपीवी का, rgpv.ac.in, तो आपके वेब ब्राउजर में आरजीपीवी का होम पेज तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में वो एप्लेट का प्रोग्राम भी दिख जाएगा, रन हो जाएगा, जो डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल या उसका एनिमेटेड व्यू यूजर को दिखाएगा। यानी एप्लेट से वेबसाइट्स नहीं बनती हैं, एप्लेट से वेबसाइट्स नहीं बनती हैं, वेबसाइट का कुछ छोटा सा पार्ट आप एप्लेट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी वेबसाइट पे एक मीडिया प्लेयर चाहिए, वो मैं एप्लेट के थ्रू कर सकता हूँ। मुझे मेरी वेबसाइट पे यूजर से पोलिंग करवानी है, मेरी वेबसाइट पोलिंग की वेबसाइट नहीं है, मेरी वेबसाइट तो एससीए की वेबसाइट है जिसपे एससीए की इंफॉर्मेशन है, बट मुझे अपने विजिटर्स से पोलिंग करवानी है, तो ये करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एप्लेट। आप समझ रहे हैं एप्लेट्स का रोल क्या होता है, राइट। बट ये कहानी कब की है, ये कहानी 2017 तक की है। 2017 तक की क्यों, क्योंकि 2017 के बाद से दुनिया के सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर में, कौन है दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउजर, क्रोम, एप्लेट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, खत्म कर दिया, राइट। उसके दो रीजंस थे। नंबर वन, अगर आप थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको मालूम है गूगल और ओरेकल, इनका अपने आप में कोर्ट केस चलता रहता है साल के 365 दिन। आपको मालूम है ओरेकल ने गूगल पे केस करा था ये कहते हुए कि गूगल ने जावा के कोर लाइब्रेरीज चेंज कर दी हैं एंड्रॉइड में जावा को इंप्लीमेंट करते वक्त, उन्हें कोई पेमेंट नहीं करा उन्होंने जावा में चेंज करने का, और गूगल ने ये कहकर काउंटर करा था कि जावा तो ओपन सोर्स है, परमिशन लेने की ओरेकल से क्या जरूरत है। तो गूगल और ओरेकल बहुत बड़े आपस में दो दुश्मन हैं, याद रखिएगा, बहुत बड़े दिग्गज हैं आईटी के, लेकिन इन दोनों में अच्छा खासा टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तभी 2017 में पहली बार गूगल ने कॉटलिन का नाम सुना है आपने, कॉटलिन का नाम सुना है, गूगल ने पहली बार कॉटलिन को एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंट्रोड्यूस करा, वरना 2017 तक एंड्रॉइड ऐप सिर्फ एक लैंग्वेज में बनती थी, कौन सी, जावा एसी। सिर्फ जावा एसी में ही लोग एंड्रॉइड एप्स बना पाते थे। आज नोटिस करिए जावा के अलावा आप कॉटलिन में बना सकते हैं, फ्लटर में बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन 2017 तक एंड्रॉइड एप्स सिर्फ जावा में डेवलप हुआ करती थी। तो 2017 ऑनवर्ड्स गूगल ने एप्लेट सपोर्ट करना बंद करा, ये उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट था। दूसरा कारण ये था कि जो पावर एप्लेट्स दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा पावर, कई गुना अच्छे से काम आपको एक नई लैंग्वेज करके दे रही है। आप सब उस लैंग्वेज को जानते हैं और उस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। यानी आज अगर मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की और मुझे आरजीपीवी अप्रोच करके कहती है कि डेटा स्ट्रक्चर का एक ट्यूटोरियल हमारी वेबसाइट पे डाल दो, तो मैं कभी वो ट्यूटोरियल एप्लेट पे नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसे सारे काम करने के लिए जो फ्रंट एंड पे करने हैं हम यूज करते हैं हमेशा जावास्क्रिप्ट को, राइट। मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। आप सब यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, देखते हैं, आप मानते हैं यूट्यूब के वीडियोस को आप MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाकर ये काम करते हैं जो यूट्यूब के वीडियो के MP4 को MP3 बनाती हैं, राइट। इन वेबसाइट्स के अंदर जो कोड्स लिखे गए थे वो उस जमाने में लिखे गए थे, 2017 के पहले की बात कर रहा हूं, 2015-16 के आसपास, पांच एक साल पहले, उस जमाने में वो लिखे गए थे यूजिंग एप्लेट। आज की डेट में वो सब कन्वर्ट हो गए इनटू जावास्क्रिप्ट। तो आज बहुत कम वेबसाइट्स आपको ऐसी मिलेंगी, शायद ना के बराबर मिलेंगी, जो एप्लेट्स यूज करा करती हैं। हम लोग भी 2018 तक 19 तक एप्लेट्स पढ़ाते थे, बट अब नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तो गूगल, एक तो ओरेकल ने एप्लेट्स को भी अपनी तरफ से डेप्रिकेट कर दिया है। तो अगर आप जावा 14 या जावा 15 में एप्लेट का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो आपको एक वार्निंग मिलेगी। उस वार्निंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एप्लेट अब डेप्रिकेटेड एपीआई होगी। डेप्रिकेटेड समझते हैं, डेप्रिकेटेड समझते हैं, मार्क फॉर डिलीशन इन फ्यूचर वर्जन। डेप्रिकेटेड का मतलब है मार्क्ड फॉर डिलीशन इन फ्यूचर वर्जन, यानी कोई बड़ी बात नहीं है जावा 16 या 17 आए तो उसमें से एप्लेट बिल्कुल हट ही जाए। इसलिए हम लोग एप्लेट्स पे बात अब नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लेट का रोल खत्म मार्केट से। एप्लेट की जगह किसने ले ली है, प्लीज टाइप द आंसर। एप्लेट की जगह आज 2020 की तारीख में, डेट में ले ली है जावास्क्रिप्ट ने। कोई दुनिया की कंपनी नहीं है जो अपने किसी प्रोजेक्ट में एप्लेट यूज करना पसंद करती हो। हर कंपनी अब शिफ्ट हो गई है एप्लेट वाले कामों को करने के लिए टूवर्ड्स जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। मैं तो एंगुलर की भी बात नहीं कर रहा हूं, एंगुलर भी बहुत हाई फाई चीज है। सिंपल सी जावास्क्रिप्ट से भी हम वो काम कर सकते हैं जो कभी एप्लेट्स के थ्रू पॉसिबल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये है एप्लेट्स की कहानी। अब आता है सेकंड, एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप कंपाइल, रन सब नॉर्मल जावा वे में करेंगे, लेकिन उनको रन करने पर जो आउटपुट मिलेगा वो आपको कंसोल पे नहीं मिलेगा, वो आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा। जैसे आप अपनी पिछली स्क्रीन को ऑब्जर्व करिए, ये वाली जो स्क्रीन में मैंने आपको डेमो दिखाया था, जो आपको 2 नंबर ऐड करने का कोड मैंने दिखाया, ये 2 नंबर ऐड करने का कोड कंसोल पे आउटपुट नहीं दे रहा है, ये कहां आउटपुट देगा,
ये देगा डेस्कटॉप पे। इसका मतलब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन आप नॉर्मल वे में करेंगे, बट ये जब रन होकर आउटपुट प्रेजेंट करेगा तो ये आउटपुट नॉर्मल वे में प्रेजेंट नहीं करेगा, ये आउटपुट प्रेजेंट करेगा ऑन डेस्कटॉप। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो जो हम लोग डेवलप करेंगे वो एप्लीकेशंस होंगी। अब इमेजिन करिए आपको आपका कॉलेज कहता है उनके लिए एक फी मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना है, जावा में बनाना है, तो आप उसके लिए एप्लेट यूज नहीं करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज नहीं करेंगे उसके लिए, क्योंकि अगर आपने उनका फी मैनेजमेंट जावास्क्रिप्ट पे बनाया तो उसे रन करने के लिए उनकी वेबसाइट पे उन्हें जाना पड़ेगा, इंटरनेट 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं जो कैशियर का कमरा है बस वहां पर ये एप्लीकेशन रन हो, तो फिर वो डेवलप की जाएगी एज अ GUI ऐप, और आप अपने कॉलेज के कैशियर के कंप्यूटर में इस ऐप को करेंगे इंस्टॉल। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? राइट? इस पर्पस से आप जावा के अंदर पढ़ते हैं, या हम इस कोर्स में पढ़ेंगे GUI एप्लीकेशन। तो हम एप्लेट्स नहीं पढ़ेंगे, हम GUI एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर भी आपके सामने दो इमेजेस हैं, एक एप्लेट दिखा रहा है, एक एप्लीकेशन दिखा रही है। जो लेफ्ट वाली इमेज है उसमें आपको ब्राउजर विंडो दिख रही है, दिख रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स के अंदर रन हो रहा है प्रोग्राम, राइट? तो मोजिला फायरफॉक्स के अंदर इस जावा के प्रोग्राम को रन करा जा रहा है, राइट? कैसे रन हो सकता है आप ये भी पूछ सकते हैं, सर जावा के प्रोग्राम को तो रन JVM करता है, क्या ब्राउजर में JVM होता है? हाँ जी, ब्राउजर के लिए अलग से ओरेकल या जावा एक JVM बनाती है, उस JVM का नाम रखा गया है एप्लेट इंजन। आप में से जितने लोग एडवांस जावा जानते होंगे, आपने वहां सर्वलेट इंजन नाम सुना है ना? जैसे सर्वलेट इंजन सर्वलेट्स को चलाता है, ऐसे एप्लेट इंजन एप्लेट्स को रन करता है। और ये एप्लेट इंजन कहां इंस्टॉल होता है? ये एप्लेट इंजन इंस्टॉल होता है ब्राउजर में। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जो ब्राउजर्स के अंदर डाला जाता है, जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है, ऐसे एप्लेट्स के लिए एप्लेट इंजन होता है। लेकिन अब इस इंजन को सपोर्ट करना सारे ब्राउजर बंद कर चुके हैं। पहले तो क्रोम ने करा था, क्रोम की देखा देखी मोजिला ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, ओपेरा ने भी बंद कर दिया, सब ने बंद कर दिया, राइट? तो आज की तारीख में आप कभी भी ब्राउजर पे एप्लेट नहीं चला सकते, उसका सपोर्ट टोटली विदड्रॉ हो गया है। तो एप्लेट अब हिस्ट्री हो गया है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए एप्लेट की बात होती है, बट प्रैक्टिकली नो वन रीड्स और डिस्कसेस एवर अबाउट एप्लेट्स। चलें आगे, ठीक है? तो जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है GUI एप्लीकेशन। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है अगला पॉइंट कि अगर हम GUI एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम जावा की बिल्ट इन क्लासेस यूज करेंगे, हाँ या ना? हाँ, जावा में एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो आप बिना किसी क्लास के सपोर्ट के बना पाए। एग्री करते हैं? अगर हेलो भी स्क्रीन पे लिखना है तो आप सिस्टम क्लास का सपोर्ट लेते हैं। तो जब आप इतना बड़ा GUI प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप क्लासेस का सपोर्ट लेंगे। आप ये भी मानते हैं जावा में क्लासेस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ पैकेज। बिना पैकेज के जावा में कोई क्लास नहीं होती है, हर क्लास किसी ना किसी पैकेज से आती है। तो GUI के लिए जावा ने अपन लोगों को दो पैकेजेस दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? एक का नाम है java.awt, प्लीज ध्यान से नाम सुनिएगा। एक का नाम है java.awt और दूसरे का नाम है javax.swing। सबसे पहले तो आप इसे याद करें, क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में यूज करेंगे, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पैकेज पे पूछा जाएगा, GUI के पैकेजेस कौन से यूज करें। तो याद रखिएगा, GUI का एक पैकेज होता है java.awt, GUI का दूसरा पैकेज होता है javax.swing। दोनों की कहानी मैं आपको सुना देता हूं। ये बताइए जावा मार्केट में कब आई थी? जल्दी जल्दी बताइए। अभी कल मैंने आपको याद दिलाया 1996, राइट? एग्जैक्ट डेट 23 जनवरी 1996 जावा की बर्थडे है, राइट? तो जावा 1996 में मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी। फाइन। जब जावा लॉन्च हुई थी तो आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा, जावा में सिर्फ CUI एप्लीकेशंस बनती थी। 1996 में GUI UI कुछ नहीं होता था। यानी 1996 में आप जावा पढ़ रहे होते तो ये चैप्टर ही आपके कोर्स में नहीं होता। जितना आपने जावा पढ़ ली कलेक्शन पे खत्म हो जाता चैप्टर। कलेक्शन भी पूरे नहीं थे 96 में, सिर्फ दो क्लासेस कलेक्शंस के नाम पे थी। जिन्होंने पढ़ा होगा आपको याद होगा, एक वेक्टर और एक स्टैक। ना एरे लिस्ट थी, ना लिंक लिस्ट थी, कोई नहीं था। वो ओरिजिनल वर्जन में नहीं थे, ठीक है? वो सब 1.2 वर्जन से आए हैं, ओके? तो सुनिएगा ध्यान से। तो जावा में ओरिजिनली जब जावा मार्केट में आई थी तब सिर्फ CUI एप्लीकेशंस बनती थी। लेकिन अगर आप जानते हो
तो उस टाइम पे जावा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट था, ठीक है, आज भी है। और माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, नहीं, सी शार्प तब नहीं थी, सी शार्प तो अब मार्केट में आई है संभव, सी शार्प आई है 2000 में, ठीक है। ये तब की बात थी जब मैं स्टूडेंट था, मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ा है और मैंने इस लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी सी के बाद। आप लोग आज सी के बाद जावा पढ़ते हो, हम लोग 90s में सी के बाद इस लैंग्वेज को पढ़ा करते थे जिसका नाम था विजुअल बेसिक, राइट। इवन 1997 तक ये लैंग्वेज खूब चली है। माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया थी ये लैंग्वेज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और विजुअल बेसिक, ये 3 प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के खूब पॉपुलर थे 90s में। अब ये जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है ये विंडोज की लैंग्वेज है, और आप मानते हैं विंडोज जीयूआई प्लेटफॉर्म है, एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जावा ने मार्केट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप को रिवाइव करा, और जावा इस मामले में बहुत बढ़िया है। जहां कोई एक लैंग्वेज खूब पॉपुलर हुई तो जावा फटाफट उसके फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करती है। जैसे आजकल किसकी कॉपी मार रही है जावा? पाइथन की। जबरदस्त जावा में डेवलपमेंट हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब जावा के अंदर भी लाइब्रेरीज उतनी आसानी से लाई जाएं जैसे पाइथन में। ऐसा ही जावा ने 1996 में आने के बाद करा। जब जावा को लगा कि विजुअल बेसिक खूब पॉपुलर लैंग्वेज हो रही है तो जावा ने विद इन 1 ईयर अपने आप को जीवाई बेस कर लिया। लेकिन ऐसा करने में जावा के डेवलपर्स ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, और हमारे हिंदुस्तान में कहावत है ना, जल्दी का काम कंप्लीट करिए, जल्दी का काम शैतान का। तो इन्होंने एक शैतान का काम कर दिया। समझिएगा, आप सब प्रोग्रामर्स हैं तो समझिएगा मेरा इशारा किस तरफ है। जावा ने बहुत जल्दी जीवाई सपोर्ट अपने अंदर डाला, है ना। इनका यकीन माने तो इन्होंने हफ्ते भर के अंदर पूरी तैयारी कर ली थी जीवाई सपोर्ट की, और जावा के अगले वर्जन में सपोर्ट आ गया था। लेकिन इस जल्दबाजी में इन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज को यूज कर लिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को यूज करना गलत है क्या? हाँ गलत है। क्यों गलत है? वो वैसे गलत नहीं है, लेकिन जावा के मोटो के हिसाब से गलत है। मोटो समझते हैं? जावा की पंच लाइन। बताइए जावा की पंच लाइन क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर, राइट। और जावा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सोचिए अगर जावा ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी यूज करके हमें जीयूआई दे रही है, तो आप मानते हो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइब्रेरीज अलग अलग होंगी? आप मानते हो बटन का जो शेप विंडोज में आता है वही शेप मैक में नहीं आएगा? मैक का बटन अलग दिखेगा, विंडोज का बटन अलग दिखेगा, लिनक्स का बटन अलग दिखेगा। तो इस जल्दबाजी के काम में उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस AWT नाम की टेक्नोलॉजी को बनाया। AWT का फुल फॉर्म क्या है? AWT का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। फायदा क्या हुआ AWT के बनने का? जावा तुरंत CUI से GUI मोड में आ गई। जितना समय जावा को बनने में नहीं लगा उससे कम समय में CUI से GUI में आने में लग गया। लेकिन इतना जल्दी करने में इन्होंने गड़बड़ ये कर दी कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज करी AWT, उस टेक्नोलॉजी में जो क्लासेस हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इसके पास एक बटन नाम की क्लास है। अंदाजा लगाइए बटन क्लास से क्या बनता होगा? बटन बनता होगा, राइट। बट उस बटन का जो लुक एंड फील है, उसका जो शेप है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाता है। तो फिर जावा का तो पंच लाइन खराब हो गई ना, राइट वंस रन एनीवेयर। अब कहां राइट वंस रन एनीवेयर? अब अगर आपका प्रोग्राम मैक पे जाएगा तो आप दोबारा से उसे कंपाइल और रन करेंगे, और तब वो मैक के हिसाब से लाइब्रेरीज यूज करेगा। यस और नो? ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो AWT के साथ है, AWT में आप सिर्फ बटन बना सकते हैं, बटन पे टेक्स्ट ला सकते हैं, लेकिन बटन पे इमेजेस नहीं ला सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो प्रोग्राम दिख रहा था अभी पिछला वाला, अगर आप इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही होंगी, दिख रही है यहाँ पे इमेज राइट लेफ्ट साइड पे टॉप पे। या फिर इस वाले एग्जांपल पे आए, अगर मैं आपसे कहता हूं ये जो ऐड लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐड की जगह यहाँ प्लस लिखा हुआ आ जाए, तो यूजर को समझ में आए प्लस दबाने से प्लस होगा, और प्लस की मुझे इमेज चाहिए, मेरे पास प्लस की एक इमेज है वो चाहिए, तो वो इस पे नहीं ला सकते हैं अगर ये AWT में आपने कराए डिजाइन। तो AWT के साथ 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, तो इसका मतलब वो कंपोनेंट OS डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, वो कंपोनेंट OS डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, उन कंपोनेंट्स का लुक एंड फील OS टू OS वैरी भी करता है और फंक्शनैलिटी भी वैरी करती है, क्योंकि
उस जमाने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, AWT आज से 20-22 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उस जमाने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करा करते थे अपनी तरफ से कंपोनेंट्स के ऊपर इमेजेस। तो आज भी AWT का अगर आप बटन बनाते हैं तो बटन पे टेक्स्ट आ सकता है लेकिन बटन पे इमेज नहीं आ सकती। अगर आपको मैं टेक्निकल वर्ड्स में समझाऊं ना तो बटन एक क्लास है, मानते हैं? क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होगा, ये भी मानते होंगे आप एज अ जावा डेवलपर। और क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, बटन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, वो पैरामीटर में आपसे सिर्फ स्ट्रिंग लेता है। सोचिए, वो पैरामीटर में अगर सिर्फ स्ट्रिंग लेता है तो आप बटन पे इमेज तो ला ही नहीं पाएंगे ना, राइट? ये AWT के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है? जब जावा ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करा तो उसने AWT को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च करी जो खूब पॉपुलर हुई, आज 20-22 साल बाद भी पॉपुलर है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम इन्होंने दिया स्विंग। इस टेक्नोलॉजी को आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेक्नोलॉजी को जावा ने नेटस्केप के साथ मिलकर लॉन्च करा था। कुछ याद आ रहा है? नेटस्केप कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी, और इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ा गहरा प्यार है जावा कंपनी में और नेटस्केप कंपनी में। यही कारण था कि जावा ने नेटस्केप को अपना नाम यूज करने की परमिशन दी। अपन पढ़ रहे थे ना जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के नाम में जावा क्यों आता है, तो पता चला था भाई कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, बस बिजनेस के लिए आता है। वो बिजनेस यहीं से शुरू हुआ था। तो जो स्विंग टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो डेवलप करी गई है जावा की टीम की और नेटस्केप के इंजीनियर्स की कंबाइंड एफर्ट्स के साथ। ये वही नेटस्केप है जो आज मोजिला बन चुकी है, जानते हैं? आज इस कंपनी का नाम मोजिला हो गया है और इसके ब्राउजर का नाम एवरीवन नोज फायरफॉक्स है। ये जावा की बहुत पुरानी बिजनेस पार्टनर है, और ये पर्टिकुलर कंपनी के लोगों ने और जावा की टीम ने मिलकर स्विंग टेक्नोलॉजी को बनाया। इसमें सबसे अच्छा काम जो करा वो ये कि इन्होंने जो बटन वगैरह ड्रॉ करे वो खुद ड्रॉ करे आपके स्क्रीन पे। यानी जब आप स्विंग टेक्नोलॉजी में बटन बनाते हैं तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम से बटन नहीं लाती है, जावा खुद बटन आपके स्क्रीन पे ड्रॉ करती है। तो अब आप इमेजिन करिए, अगर जावा बटन ड्रॉ करेगी तो एप्लीकेशन का लुक एंड फील सारी जगह सेम होगा? बिल्कुल। और अगर जावा कोई कंपोनेंट ड्रॉ करेगी तो फिर ये डिपेंड नहीं करेगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कंपोनेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज में बटन पे इमेज उस जमाने में नहीं आती थी, लेकिन आज अगर आप स्विंग यूज करते हैं तो आप बटन पे इमेजेस ला सकते हैं। आई बात समझ? राइट? तो हम किसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्विंग को। ऑब्वियसली बातें करना चाहिए, वही लेटेस्ट ट्रेंड है, वही मार्केट में पॉपुलर है। लेकिन मैं आपको 1 या 2 लेक्चर AWT पे दूंगा। डाउट आएगा दिमाग में, क्यों आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ेंगे अपन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि GUI प्रोग्रामिंग का जो हार्ट बीट है, दिल है, वो इस टॉपिक में है। शायद आपने इस टॉपिक का नाम सुना होगा। इस टॉपिक का नाम है इवेंट हैंडलिंग। सुना है आपने इवेंट हैंडलिंग का मतलब? ठीक, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है जब किसी एप्लीकेशन से यूजर इंटरैक्ट करता है, ठीक, तो वो इंटरैक्शन कहलाता है इवेंट, और यूजर जो इंटरैक्शन करता है और एप्लीकेशन जो उसका रिस्पॉन्स देती है वो कहलाता है इवेंट हैंडलिंग। जैसे अभी जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप उसके जवाब में येस नो लिख रहे हैं, आप एक चैट विंडो में येस नो, तो आपका येस लिखना एक इवेंट है। समझिएगा, आपका येस लिखना एक इवेंट है। और बताइए, येस लिखकर जब आप एंटर दबाते हैं या सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये मैसेज सर्वर पे चला जाता है जूम के, और वहां से फिर मुझे डिलीवर होता है, सबको डिलीवर होता है। दिस इज इवेंट हैंडलिंग, दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग, राइट? आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे बटन दिख रहे हैं जूम ऐप में, किसी से म्यूट होगा, किसी से अनम्यूट होगा, तो आपका म्यूट पे क्लिक करना इवेंट है, और जूम ऐप का म्यूट हो जाना अपने आप में इवेंट हैंडलिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब आप सोचिए, अगर ये चीज GUI में से हटा दी जाए तो GUI का मतलब ही खत्म ना, कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब तो यूजर इंटरैक्ट ही नहीं कर सकता। तो जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट है वो स्विंग में अभी भी AWT से आता है। जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट है वो स्विंग में अभी भी AWT से आता है। इसलिए हम लोग जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे वो AWT के थ्रू जाएंगे, तो स्विंग समझने में, स्विंग को ट्रेस करने में हमें आसानी होगी। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेक्चर AWT पे देने, और उसके बाद शिफ्ट हो जाना है टुवर्ड्स स्विंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बताइए, चारों बातें समझ आ गई? चारों मतलब एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन, AWT वर्सेस स्विंग। ये बेसिक इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप यूज भले ही ना करें एप्लेट, बट पता होना चाहिए उसमें प्रॉब्लम क्या है।
AWT में पता होना चाहिए ड्रॉबैक्स क्या है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली GUI प्रोग्रामिंग यूजिंग क्या, स्विंग के AWT, यूजिंग स्विंग और यूजिंग AWT। वेरी गुड, यूजिंग AWT। चलिए अब आता हूं AWT की क्लास हायरार्की पे। क्या ये सारी क्लासेस हमें पढ़नी है? नहीं, हम इन सारी क्लासेस को कवर करेंगे स्विंग में। हम इनमें से सिर्फ सेलेक्टेड क्लासेस पढ़ेंगे कि हमारा बेस तैयार हो जाए। ये पूरी लाइब्रेरी है। जैसे आई होप आप सबने एक्सेप्शन लर्निंग पढ़ी है, तो जब आपने एक्सेप्शन लर्निंग पढ़ी होगी तो मैंने आपको चार्ट दिखाया था। सबसे ऊपर थ्रोएबल, थ्रोएबल की 2 डिराइव, एक एरर और एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की डिराइव रन टाइम एक्सेप्शन, और उसकी फिर तमाम डिराइव क्लासेस। वही हायरार्की आपके सामने आज GUI में आ रही है। कुछ बातें इस हायरार्की के बारे में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं जावा में मुझे बताइए एक्सेप्शन हैंडलिंग की टॉप मोस्ट बेस क्लास कौन है जिसकी सब डिराइव क्लासेस हैं, तो आपका जवाब होगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, गलत, थ्रोएबल है। ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग की टॉप मोस्ट बेस क्लास नहीं है। ऑब्जेक्ट तो पूरी जावा की टॉप मोस्ट बेस क्लास है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो टॉप मोस्ट बेस क्लास है उसका नाम है थ्रोएबल। ऐसे GUI प्रोग्रामिंग की जो टॉप मोस्ट बेस क्लास है, भूलना मत, उसका नाम है कंपोनेंट। पूरी GUI प्रोग्रामिंग जिस क्लास से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, चाहे आप स्विंग पढ़ लें चाहे आप AWT पढ़ लें, दोनों केस में जो रूट लेवल पे क्लास बैठी है उस क्लास का नाम है कंपोनेंट। सो विच इज द पेरेंट क्लास ऑफ GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट? इट इज द क्लास हुज नेम इज कंपोनेंट। कौन से पैकेज में ये क्लास? ये क्लास है java.awt पैकेज में, राइट? अब कंपोनेंट की कई सारी डिराइव क्लासेस हैं, जैसे बटन। मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, आप इजीली गेस कर सकते हैं बटन वो कंपोनेंट है जो यूजर के सामने क्लिक होने के लिए आता है। देन कम्स लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल वो कंपोनेंट है जिस पे आप अपना टेक्स्ट दिखाते हैं। मतलब यहां system.out.println नहीं चलता, मानते हैं? GUI में SOP नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब यूजर को SOP से कुछ नहीं दिखेगा। आप अगर SOP यूज भी करेंगे तो कंसोल पे प्रिंट होगा, जबकि यूजर तो डेस्कटॉप पे देख रहा है। तो यूजर को अगर हमें कोई टेक्स्ट दिखाना है, यूजर को हमें कोई मैसेज दिखाना है, तो वो हम लोग दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल कंपोनेंट। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में वापस चलूं तो आप बताइए यहां लेबल दिख रहे हैं? आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज इसमें लेबल कौन कौन है? यस, ये जितने आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, नंबर एडिशन प्रोग्राम, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, दे ऑल आर लेबल्स। अगर ये कंसोल एप्लीकेशन होती तो ये एंटर फर्स्ट नंबर SOP से ही लिखते ना, SOP से ही लिखते ना, वो SOP की जगह यहां पर लेबल आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में पिक्चर बन रही है कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में? तो अगर आपको कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो लेबल यूज होगा, अगर आपको यूजर को कुछ क्लिक करने के लिए ऑप्शन देना है तो बटन यूज होगा, और अगर आपको यूजर से इनपुट कैप्चर करना है तो आप कंसोल में system.in लिखा करते थे, करेक्ट? कंसोल में system.in से इनपुट लेते थे। यहां system.in भी नहीं चलने वाला। कौन चलने वाला है? पहचानिए, यहाँ कौन चलने वाला है? टेक्स्ट बॉक्सेस चलने वाले हैं, राइट? अब यहाँ हायरार्की में वो दिख नहीं रहे हैं। आपको अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। चेक बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स बस ऑन ऑफ होगा, मानते हैं? चेक बॉक्स से बस ऑन ऑफ कर सकते हैं आप ऑप्शंस को, चेक बॉक्स प्रॉपर इनपुट नहीं ले पाएगा। तो ये सब करने के लिए आपको AWT ने दिए अलग अलग क्लासेस। अब इससे पहले कि मैं आपको बटन पढ़ाऊं, इससे पहले कि मैं आपको इनपुट लेना सिखाऊं, हमें सबसे पहला काम जो GUI में करना है, श्री गणेश जिसे हम बोल सकते हैं, वो है हमारी एप्लीकेशन की आउटर विंडो बनाना। और हमारी एप्लीकेशन की आउटर विंडो एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास से बनती है जिस क्लास का नाम है FRAME, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम। इसका मतलब अगेन अगर हम इमेजेस की तरफ चलें और मैं आपसे पूछूं ये क्या है, जो आपको प्लैनेट फूड वाले एप्लीकेशन में आउटर बॉर्डर दिख रहा है, वो जो आउटर बॉर्डर दिख रहा है वो फ्रेम है। ऐसे ये नंबर ऐड करने वाले प्रोग्राम के अंदर ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये अपने आप में फ्रेम है। यानी अगर आप जावा की नजर से किसी भी प्रोग्राम को देखें तो वो प्रोग्राम का जो आउटर विंडो है दैट इज कॉल्ड एज अ FRAME फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको विंडोज में कुछ दिखाऊं, लेट्स सी, अपन विंडोज में चलते हैं। आप बताइए, आर यू एबल टू सी दिस कैलकुलेटर? जस्ट अ मोमेंट, मैंने लॉन्च करा है, कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? मेरे डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे कैलकुलेटर जावा में बनाना है, तो कैलकुलेटर बाद में बनेगा। सबसे पहले आपको जो GUI में सोचना है वो सोचना है ये आउटर विंडो कैसे बनेगी।
ये आउटर विंडो जो कैलकुलेटर में आपको दिख रही है, दिस आउटर विंडो इज कॉल्ड एज FRAME frame. Is this point clear to everyone? So what is the first thing we do in GUI? What is the first thing we do in GUI? We create frames, right? अगर आप .NET पढ़ रहे होते तो मैं आपको बोलता .NET में से फॉर्म बोलते हैं, .NET टेक्नोलॉजी में फॉर्म बन जाता है, और जावा टेक्नोलॉजी में ये फ्रेम बन जाता है, FRAME फ्रेम। पाइथन में भी इसको फ्रेम बुलाते हैं, राइट? याद रखिएगा। सो पाइथन का GUI और जावा के GUI की वोकैबुलरी कुछ कुछ सेम है। सो जावा में भी आप फ्रेम बना रहे हैं, यहां भी आप लोग फ्रेम बना रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं फ्रेम की हायरार्की पे। फ्रेम कैसे बनेगा, यहां तक कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस एनीवन इज हैविंग? थ्योरी क्लियर है? रेडियो बटन के लिए रेडियो बटन क्लास है, AWT के अंदर नहीं है। AWT में रेडियो बटन बनाने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन स्विंग के अंदर आपको मिलेगी। जुबैश, AWT में नहीं है रेडियो बटन के लिए क्लास, वो चेक बॉक्सेस से ही बनते हैं, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आदर्श, वेरी मिनिमम सपोर्ट। AWT का सपोर्ट मैक पे है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप मैक पे चलाओगे तो लुक एंड फील बदल जाएगा, राइट? चलिए अब आ जाएं फ्रेम कैसे बनाते हैं, ताकि हम अपना पहला प्रोग्राम डेवलप करना सीखें, ठीक है। सबसे पहले आप फ्रेम की हायरार्की पे ध्यान दीजिए। यह है फ्रेम की हायरार्की। इस हायरार्की को दिखाने का मेरा खास कारण है कि आप ये समझें कि फ्रेम के पास अपने मेथड्स के अलावा विंडो के, कंटेनर के, कंपोनेंट के, सबके मेथड होंगे। मानते हैं आप? क्योंकि फ्रेम इनकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। कुछ मेथड कंपोनेंट से आएंगे, कुछ मेथड कंटेनर से आएंगे। जैसे अगर आपको लग रहा है सर कुछ एग्जांपल, तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम अभी आज या अगले लेक्चर में अपने फ्रेम का कलर सेट करेंगे, करना पड़ेगा एप्लीकेशन को कलरफुल बनाने के लिए। कलर सेट करने के लिए आप एक मेथड कॉल करेंगे। क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है सेट बैकग्राउंड, ठीक है। कहां से आ रहा है ये मेथड? ये मेथड आ रहा है कंपोनेंट क्लास से। तो क्या फ्रेम के ऑब्जेक्ट के पास ये मेथड होगा? 100% होगा, क्योंकि फ्रेम कंपोनेंट की चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड को पेरेंट के मेथड्स हमेशा इनहेरिट होकर मिलते हैं। ऐसे ही क्या फ्रेम में हम बटन ऐड करना चाहेंगे? क्या फ्रेम में बटन ऐड करना चाहेंगे? चाहेंगे। तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? ऐड मेथड कॉल करेंगे। ऐड मेथड कहां से आ रहा है? ऐड मेथड आ रहा है कंटेनर से। कंटेनर ऐड देता है, कंपोनेंट सेट बैकग्राउंड देती है। ऐसे कई सारे मेथड हैं जो आपको फ्रेम के पास मिलेंगे। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के पास मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी उन मेथड से शुरू करूंगा जो हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन तक काम आएंगे। उसके बाद नए मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहले बताइए, फ्रेम क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ होगा। फ्रेम क्लास कितने कंस्ट्रक्टर देती है? फ्रेम क्लास हमें 2 कंस्ट्रक्टर देती है। कैसे कैसे? एक नॉन पैरामीटराइज्ड और एक पैरामीटराइज्ड। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है कि अगर आप नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो आपका जो फ्रेम बनेगा वो टाइटल लेस फ्रेम बनेगा। टाइटल लेस का मतलब समझ रहे हैं? फ्रेम के ऊपर कोई टाइटल नहीं होगा। और अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे पैरामीटराइज्ड, तो आपका फ्रेम टाइटल्ड फ्रेम बनेगा। मतलब जो आप इसके आर्गुमेंट में स्ट्रिंग पास करेंगे, ये वो स्ट्रिंग टाइटल बार में शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए जरा एक बार फिर इनिशियल इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। क्या इस फ्रेम में ऊपर की तरफ कुछ आपको टाइटल लगा हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बताइए क्या, जल्दी बताइए क्या टाइटल दिख रहा है? टाइटल दिख रहा है GUI बेस्ड नंबर एडिशन। अगर ये आपको टाइटल बार में दिखाना है तो आप यूज करेंगे सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, जिसे आप ये स्ट्रिंग पास करेंगे और ये स्ट्रिंग को फ्रेम के टाइटल बार पे सेट कर देगा, राइट? तो ये है दोनों कंस्ट्रक्टर्स की बात। अब आते हैं फ्रेम हमें मेथड्स कौन से देती है। तो फ्रेम कहती है अगर आप चाहें तो रन टाइम पे फ्रेम का टाइटल बदल सकते हैं। बदलने के लिए फ्रेम के पास मेथड होता है सेट टाइटल। आ रहा है समझ?
समझ आ रहा है? अगर आपको लग रहा है सर मुझे टाइटल कभी बीच में बदलना हो तो, फॉर एग्जाम्पल कई बार आप देखते हैं जब एप्लीकेशन हैंग होने लगती है तो टाइटल में नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ आ जाता है। ऑब्जर्व करा है आपने जीयूआई एप्लीकेशंस में? अगर कोई एप्लीकेशन हैंग हो रही है तो वो टाइटल में से जो टाइटल है वो हटाकर वहां लिख कर दिखाती है नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो उस केस में आपको सेट टाइटल के पैरामीटर को पास करना होगा। जो पास करेंगे वो आपको टाइटल बार में दिख जाएगा। आया समझ? आगे बढ़ू, जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। सेकेंड मेथड आता है गेट टाइटल। ठीक है, समझ आ ही रहा होगा, अगर सेटर है तो गेटर भी होगा, राइट? गेटर क्या करता है? जल्दी जल्दी बताइए, गेटर क्या करता है? गेटर टाइटल रिटर्न करेगा। ओके, और टाइटल नहीं हुआ तो? टाइटल नहीं हुआ तो एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। टाइटल हुआ तो स्ट्रिंग में कुछ टेक्स्ट आएगा, टाइटल नहीं हुआ तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है? एनी सॉल्यूशन फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम इन जीयूआई? वो तो जनरली आपके थ्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है, जब थ्रेड्स हैंग होने लगते हैं तब ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है। ओके मनीष, वो तो फिर आप जब थ्रेडिंग का कोड लिखेंगे तब आपको देखना होगा। हम भी करेंगे आगे मल्टी थ्रेडिंग में जब जीयूआई को इनकॉर्पोरेट, तो देखिएगा कोड हैंग कैसे हो जाएगा। एक छोटी सी गलती हम करेंगे थ्रेड में और कोड हमारा हैंग होने लग जाएगा। चलूं आगे, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं स्क्रीनशॉट सूरज, लेकिन ये सारी स्लाइड्स आप लोगों से शेयर होंगी, आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा मटेरियल शेयर करूंगा। आगे बढ़ूं? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। अब आता है फ्रेम का अगला इंपॉर्टेंट मेथड। कौन सा मेथड है फ्रेम के पास अगला इंपॉर्टेंट? लेट्स डिस्कस दैट। मेरे साथ भी आ गया नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है सबको? वेरी गुड। अब आता है अगला मेथड, सेट साइज। प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी अगली बात। सेट साइज क्या करता है? जवाब है, सेट साइज की जरूरत आपको पड़ती है फ्रेम को डायमेंशन देने के लिए। सेट साइज की जरूरत आपको पड़ती है अपने फ्रेम को डायमेंशन देने के लिए। कारण, जब जावा आपको फ्रेम बनाकर देती है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो फ्रेम की कोई साइज नहीं होती है। कोई साइज नहीं होती है मतलब फ्रेम 0x0 का होता है। तो जब तक आप उसे साइज नहीं देंगे, आप मानते हैं वो यूजर के सामने दिखेगा नहीं। एग्री करते हैं? तो आपको फ्रेम का अगला मेथड कॉल करना होता है जिसका नाम होता है सेट साइज। पैरामीटर में क्या ले रहा है, पहचान पा रहे हैं? सेट साइज पैरामीटर में आपसे क्या ले रहा है? दो आर्गुमेंट ले रहा है। पहला फ्रेम की विड्थ है, दूसरा फ्रेम की हाइट है। जितना विड्थ हाइट आप देंगे उतना चौड़ा उतना लंबा आपका फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने अगर 400 400 बोला तो, जल्दी जल्दी बोलिए, 400 क्रॉस 400 बोला तो फ्रेम 400 बाय 400 का बन जाएगा। राइट? दैट इज द रोल ऑफ सेट साइज। फिर आता है हमारे पास अगला मेथड, सेट लोकेशन। ध्यान दीजिएगा, जब आप एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फ्रेम बिल्कुल विंडोज के कॉर्नर से आएगा, डेस्कटॉप के कॉर्नर से आएगा। कॉर्नर समझ रहे हैं? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जहां माय कंप्यूटर का आइकन होता है, वहां फ्रेम आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है सर वहां नहीं चाहिए, मुझे फ्रेम थोड़ा अंदर की तरफ चाहिए या सेंटर पे चाहिए, तो आपको फ्रेम की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। और फ्रेम की पोजीशन सेट करने के लिए द मेथड टू बी कॉल्ड इज सेट लोकेशन। समझ पा रहे हैं? जल्दी जवाब दें। समझ पा रहे हैं? गुड। अब जो काम ये दोनों मिलकर करते हैं, सेट साइज और सेट लोकेशन मिलकर जो काम करते हैं, वो काम अकेला एक मेथड कर लेता है और मेथड का नाम होता है सेट बाउंड्स। ध्यान से देखें कितने आर्गुमेंट ले रहा है सेट बाउंड्स। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। 4 आर्गुमेंट ले रहा है। शुरू के दो क्या हैं? शुरू के दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां से फ्रेम शुरू होगा, और अगले दो विड्थ और हाइट है। अगले दो विड्थ और हाइट हैं। तो अगर आप बात समझ पा रहे हो तो मुझे जरा इस कॉल का मतलब बताइएगा। fr डॉट सेट साइज, अगर मैंने कहा 50, 200, 300, क्या इस लाइन का सेट बाउंड, सॉरी सेट बाउंड्स
क्या इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं आप? मैं जावा से क्या करने को कह रहा हूं इस लाइन के थ्रू? मैं जावा से इस लाइन के थ्रू क्या करने को कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं फ्रेम को शुरू करो विंडोज के डेस्कटॉप के 50,50 पिक्सल से, और फ्रेम की विड्थ रखो 200 की और हाइट रखो 300 की। आ रहा है समझ? यस, स्टार्टिंग विल बी 50-50 एंड देन द विड्थ विल बी 200, हाइट विल बी 300। और ये सब पिक्सल्स में है। यस, ये सब पिक्सल्स में है। आप इसके साथ कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट जावा पिक्सल ही लेती है और आप उसे बदल भी नहीं सकते हैं, पिक्सल में ही चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट बाउंड्स को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब मुझे इनमें से कम किसी को कॉल करना जरूरी होगा, मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल सेट साइज, अगर मैं बोलूं ना इनमें से मिनिमम बताओ किसके थ्रू काम होगा, तो आपका जवाब होगा सर कम से कम सेट साइज तो लगेगा। जब तक सेट साइज कॉल नहीं करेंगे तब तक हम साइज दे नहीं पाएंगे, राइट? तो या तो आप सेट साइज कॉल करें और या सेट बाउंड्स कॉल करें। सेट बाउंड्स कॉल करेंगे तो लोकेशन का मौका भी मिलेगा, वरना लोकेशन का मौका नहीं मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतना सब करने के बाद भी आपको फ्रेम डेस्कटॉप पे नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट फ्रेम को हिडन रखती है। जावा बाय डिफॉल्ट फ्रेम को छुपा के रखती है, हिडन मोड में रखती है। तो अगर आप चाहते हैं एंड यूजर के सामने फ्रेम दिखे, तो आपको फ्रेम की विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी, और फ्रेम की विजिबिलिटी ऑन करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा मेथड सेट विजिबल। आपको कॉल करना पड़ेगा, नहीं कोई डिफॉल्ट साइज नहीं होता फ्रेम का रुपेश। फ्रेम बाय डिफॉल्ट किसी रूपाली सॉरी फ्रेम बाय डिफॉल्ट किसी साइज पे नहीं आता। ओके रूपाली, इसलिए मैंने कहा था फ्रेम की कोई साइज ही नहीं होती। कम से कम आपको सेट साइज तो कॉल करना पड़ेगा, 0x0 का फ्रेम रहेगा नहीं तो। ये भी क्लियर हुआ? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला मेथड आता है सेट बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको व्हाइट नजर आएगा। अगर आपको लगता है आप इस कलर को चेंज कैसे करें, तो मैंने आपसे कहा था अभी 10 मिनट पहले, कंपोनेंट के पास एक मेथड है जिसका नाम है सेट बैकग्राउंड। आप उस मेथड को यूज करेंगे, और इस मेथड को यूज करने के दौरान आपको एक नई क्लास भी मैं सिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे उस क्लास का आर्गुमेंट में नाम, एंड द नेम ऑफ द क्लास इज कलर। हमने अभी तक कोर जावा में या जावा एसई में कलर नाम की क्लास नहीं पढ़ी है। अब हमें कलर नाम की क्लास भी यूज करना सीखना पड़ेगा, जिससे हम कलर्स अपनी एप्लीकेशन के अंदर ला पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेम आपको 2 मेथड और देता है। इनके बारे में मैं आपसे बात अगले प्रोग्राम या अगले लेक्चर में करूंगा, जब हम फ्रेम में कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। अभी फिलहाल आज का लेक्चर हम इन मेथड्स को यूज करते हुए सीखते हैं। फ्रेम का टाइटल सेट करना, फ्रेम की लोकेशन सेट करना, और फ्रेम पे कलर्स वगैरह ऐड करना। आ जाएं प्रैक्टिकल की तरफ। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन शुभम फ्रेम का मेथड नहीं है, वो जे फ्रेम का मेथड है। कंफ्यूज हो रहे हो आप? सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम का मेथड है, फ्रेम का मेथड नहीं है। चलें आगे। चलिए अब आते हैं फ्रेम बनाने के बेसिक तरीके क्या है। तो गौर से सुनिएगा, अगर आपको फ्रेम यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं फ्रेम क्रिएट करने के। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन से 2 ऑप्शन फ्रेम क्रिएट करने के हमारे पास, तो मैं बता दूं, पहला ऑप्शन फ्रेम क्रिएट करने का आपके पास है सॉरी, अभी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? राइट। पहला ऑप्शन फ्रेम क्रिएट करने का आपके पास है कि आप फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जैसे आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर स्ट्रिंग यूज करनी है तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यस। अगर आपको डेट यूज करनी है तो आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आपको फ्रेम यूज करना है तो आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट करेंगे क्रिएट। इज दिस पॉइंट क्लियर? आएगा आएगा, लेआउट क्या होता है सौरभ आगे बताऊंगा। अभी मैंने इग्नोर करा है ना 2 मेथड्स को, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा लेआउटिंग क्या होती है। अभी जितना है उस पर आप ध्यान दो। तो फ्रेम बनाने का एक तरीका है आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे यूज करें। दूसरा तरीका, अगर आपने जावा में एक्सेप्शन लर्निंग पढ़ी है, तो क्या हम अपनी एक्सेप्शन क्लासेस बना सकते हैं? क्या जावा में हम अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे जावा में आप अपना खुद का फ्रेम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको जावा कहती है
फ्रेम क्लास को करना चाहिए इनहेरिट। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा और उसके बाद हम सेकंड वाले तरीके पे ही काम करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट हमारा सेकंड वाले तरीके पे ही रहेगा, यानी हम हमेशा फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम की करेंगे इनहेरिटेंस। मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रेम की इनहेरिटेंस करने का बेनिफिट क्या है। आ रहा है समझ? राइट? तो जो पहला वाला तरीका है उसमें हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? जल्दी से चैट विंडो में आंसर टाइप करिए। पहले वाले तरीके को फॉलो करेंगे तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? वेरी गुड, फ्रेम का। और दूसरे वाले में हमारी क्लास का। हम जो क्लास बनाएंगे जिसे आप बोलेंगे डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास, हम उस चाइल्ड क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब आ जाइए आज का लास्ट पार्ट, फ्रेम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये है आपके सामने फ्रेम बनाने के 5 स्टेप, मिनिमम 5 स्टेप। एक बार मैं आपको सबका पर्पस वर्बली बता दूं, फिर नेटबीन्स पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, कौन सा पैकेज? खाली AWT नहीं, java.awt। पैकेज का नाम AWT नहीं है, java.awt। वेरी गुड। सेकेंड, आप अपनी मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास समझ रहे हैं? जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रखेंगे आप, दैट विल बी कॉल्ड एज मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर आकर आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे राइट? फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कम से कम 2 मेथड आपको चाहिएंगे, तभी आपका फ्रेम यूजर के सामने कुछ साइज लेकर दिखेगा। और बताइए वो कम से कम 2 मेथड कौन से होंगे? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। एक होगा सेट साइज, एक मेथड होगा सेट साइज और दूसरा होगा सेट विजिबल। एक साइज के लिए और एक विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है, नेटबीन्स लॉन्च कर लीजिए आप। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का पहला पार्ट प्रैक्टिकल अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपका नेटबीन्स की विंडो है। नेटबीन्स दिख रहा है सबको? एवरीवन इज एबल टू सी दिस विंडो? ठीक है, एज यूजुअल सबसे पहला काम आपका होगा, आप नेटबीन्स में अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करें। ठीक है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट में गया, या मैंने कहा जावा, राइट साइड पे जावा एप्लीकेशन, देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट। यहां पर आपको पूछा जाएगा आपके प्रोजेक्ट का नाम। मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं ऑनलाइन GUI। दिस इज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट, ऑनलाइन GUI। और इसके बाद मैं सेलेक्ट कर दूंगा फिनिश। क्रिएट मेन क्लास को मैंने अनचेक करा हुआ है। ठीक है, फिर याद करिए आप जावा में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट बनाने के बाद सोर्स पैकेज में जाकर पैकेज बनाते हैं। ऐसे ही करा है ना? नेटबीन्स पे काम सबने करा है? सभी लोगों ने नेटबीन्स पे काम तो करा हुआ है ना? ठीक है, GUI भले ही ना बनाया हो, कंसोल एप्लीकेशंस तो नेटबीन्स पे बनाई हैं। वेरी गुड। तो अपन सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे, न्यू में जाकर अपना पैकेज बनाएंगे। मैं पैकेज का नाम दे रहा हूं sca.gui.awt.examples। राइट, ये अपना एग्जाम्पल या अपना पैकेज हो गया, sca.gui.awt.examples। ठीक है, इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका पैकेज बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं जल्दी बताएं? पैकेज में कुछ ऐड करते हैं? पैकेज में कुछ ऐड करते हैं। वेरी गुड, राइट क्लिक करके न्यू में आकर जावा क्लास। ठीक है, मैं हमारी क्लास का नाम दे रहा हूं example1। मैं अपनी क्लास का नाम दे रहा हूं example1। फिनिश। नेटबीन्स आपको ब्लैंक बॉडी आपकी क्लास की दे देगा। ये जितने भी कमेंट्स है ये सब मैं हटा रहा हूं। अब अंदर आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, अब बताइए पहला स्टेप क्या होगा? अगर आज आपने जो चीजें समझी हैं वो क्लियर है तो फटाफट जवाब दीजिए, आपका पहला स्टेप क्या होगा? फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। गुड, तो आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रेम FR इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। बन गया फ्रेम का ऑब्जेक्ट? बन गया। ठीक, फिक्स इंपोर्ट कर दीजिए। फिक्स इंपोर्ट इसलिए क्योंकि नेटबीन्स में आपको पैकेज चाहिए और AWT का फ्रेम चाहिए, कोई दूसरा फ्रेम मत ले लीजिएगा। तो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करा java.awt.frame।
तो आपका पहला स्टेप हो गया, फ्रेम क्लास का आपने क्रिएट करा ऑब्जेक्ट। मोहित क्या डाउट है? अनम्यूट करूं मोहित आपको? क्या रिपीट करूं मोहित, बताएं। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद पैकेज पे न्यू में जाना है, जावा क्लास सेलेक्ट करना है और क्लास का नाम लिखना है। आपने नेटबीन्स पे काम नहीं करा है मोहित? राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और सेलेक्ट करना है जावा क्लास। यहां अपनी क्लास का नाम देना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अपन ने फ्रेम क्लास का क्रिएट करा ऑब्जेक्ट। देन अगर मैं इतने प्रोग्राम को रन कर दूं, आप मानते हैं कोई आउटपुट नहीं आएगा? अगर मैं इतने प्रोग्राम को रन कर दूं कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन आएगी? नहीं। कोई एरर आएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, बस प्रोग्राम रन होकर बंद हो जाएगा, है ना। खाली फ्रेम बनाने से फ्रेम में कुछ नहीं होता। तो देख लें आप, मैं जैसे ही रन फाइल करूंगा बस प्रोग्राम बिल्ड होकर एंड हो जाएगा। चेक करिए, बिल्ड सक्सेसफुल मतलब प्रोग्राम आपका बंद हो गया, खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला हुआ क्या। ठीक है, अब फ्रेम को दीजिए साइज। तो मैंने कहा fr डॉट सेट साइज, आर्गुमेंट पास करा मैंने 400 400। ये फ्रेम की साइज हो गई। हाँ, क्या अब फ्रेम दिखेगा? क्या अब फ्रेम दिखेगा? नहीं, अभी भी नहीं दिखेगा। अभी भी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, चेक करिए, तो मुझे आउटपुट में कुछ दिख ही नहीं रहा। फ्रेम दिखे इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक लाइन का कोड और लिखें, और वो है fr डॉट सेट साइज, और पैरामीटर में आप पास करें फ्रेम को एक, सॉरी, सेट विजिबल, और पैरामीटर में आप इसको पास करें ट्रू। जब तक सेट विजिबल कॉल नहीं करेंगे तब तक फ्रेम नजर नहीं आएगा। अब नजर आएगा? क्या कहते हैं? बिल्कुल, रन कीजिए, आपको बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 400 बाय 400 का ड्रॉ होकर फ्रेम जावा दिखाएगी। दिखा रही है? चेक करिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये फ्रेम आ रहा है 400 बाय 400 का, और आप बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर से रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूं फ्रेम थोड़ा अंदर की तरफ आए। आ सकता है? जल्दी जल्दी जवाब दें, आ सकता है? हाँ, लेकिन आप सभी लोग ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा, ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। ये जो फ्रेम है, आप इसके टाइटल बार में देख रहे हैं, आपको 3 बटन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक क्लोज, दिख रहे हैं? देखिएगा ध्यान से किस पे क्या होता है। मैं मिनिमाइज पे क्लिक कर रहा हूं, क्या फ्रेम मिनिमाइज हुआ? बिल्कुल हुआ, राइट। मैक्सिमाइज पे क्लिक कर रहा हूं, क्या मैक्सिमाइज हुआ? बिल्कुल हुआ, राइट। लेकिन अब जब मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, नोटिस करिए, तो क्लोज नहीं होगा, नहीं होगा क्लोज। कारण बाय डिफॉल्ट AWT में ये क्रॉस बटन डिसेबल्ड रहता है। अब याद करिए, अगर हम चाहते हैं क्रॉस पे क्लिक करने पर फ्रेम बंद हो, तो मैंने अभी आधे घंटे पहले एक टॉपिक का नाम लिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमें वो टॉपिक सीखना पड़ेगा, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। बिना उसके फ्रेम बंद नहीं होगा। अब फिलहाल फ्रेम बंद कैसे करेंगे? अभी तो इवेंट हैंडलिंग पड़ी नहीं है, तो आप नेटबीन्स में बिल्कुल बॉटम राइट पे देखिए एक क्रॉस का बटन आ रहा होगा। अगर आप नेटबीन्स मेरे साथ साथ यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बॉटम राइट पे छोटा सा एक क्रॉस का बटन आ रहा है, आ रहा है? कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिकली? गिव मी अ यस। राइट, आप सबको बॉटम राइट पे क्रॉस का बटन दिख रहा है? क्लिक कीजिए उस पे। जैसे क्लिक करेंगे नेटबीन्स की तरफ से मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन को किल करना है क्या? यस सेलेक्ट कर दीजिएगा, फ्रेम आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक आध दिन हम इससे काम चलाएंगे, फिर हम फ्रेम को प्रॉपरली क्रॉस करेंगे क्रॉस बटन से। फिलहाल एक आध दिन हम इसी से काम चलाएंगे,
फिर हम फ्रेम को प्रॉपरली क्रॉस करेंगे, क्रॉस बटन प्रेस करके। आ रही है बात समझ सबको? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। करेंगे सौरभ, करेंगे। एग्जैक्टली सेंटर पे लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम स्विंग की हेल्प लें और या AWT में टूल किट क्लास होती है उसकी हेल्प लें। जुबैश, इन दैट केस हमें बटन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा और अपना खुद का बटन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, अपने स्क्रीन की साइज पता करनी है आपको सौरभ, तो इसके लिए टूल किट क्लास आएगी आगे। टूल किट क्लास के थ्रू हम ये काम करेंगे। आराम आराम से चलिए, सब आएगा, सारी चीजें बताऊंगा मैं। फ्रेम को सेंटर पे कैसे लाना है, डेस्कटॉप की साइज कैसे पता करनी है, वो सब आएगा धीरे धीरे। बिल्कुल, फॉन्ट भी बढ़ाना बताऊंगा निखिल, बट अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो फॉन्ट कैसे बढ़ाएं। ठीक है, पहले हम लेबल सेट करना सीखे, लेबल पे ही तो फॉन्ट बढ़ेगा। सर वी कैन सेट मैनुअली सेट साइज इन सेट साइज। मैं समझा नहीं, मैनुअली मतलब? मैनुअली तो दिया है मैंने, मैनुअली ही तो दिया है सौरभ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप अगर खुद मैनुअली पता कर लें तो आप उसके हिसाब से रेजोल्यूशन दे सकते हैं, बट फिर आपका कोड डिपेंडेंट हो जाएगा ना डेस्कटॉप की साइज पे। कल को मैं डेस्कटॉप की साइज बदलूंगा तो कोड फेल हो जाएगा। यस और नो, है ना? चलिए अब अगला टास्क बताइए। अब मैं चाहता हूं हमारे फ्रेम पे हम टाइटल सेट करें। मैं चाहता हूं हमारे फ्रेम पे हम टाइटल सेट करें, और सुनिए ध्यान से, मुझे टाइटल आज की डेट सेट करनी है। क्या आप बता सकते हैं आज की डेट फ्रेम के टाइटल पे कैसे जाएगी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मुझे फ्रेम पे आज की डेट टाइटल बार में दिखानी है। राइट, तो पहले अपन एक नॉर्मल टाइटल सेट करते हैं, फिर देखते हैं आज की डेट कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले मैं फ्रेम पे अपना नाम सेट करके आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने कहा fr.setTitle और यहां लिख दिया सचिन फ्रेम। आ रहा है आपको ये सेट टाइटल का कॉल समझ में? सेट टाइटल का कॉल समझ में आ रहा है? राइट, आपने देखा था जब ये कॉल नहीं था तो मेरा फ्रेम टाइटल लेस था, नहीं देखा था तो देखिए, ये रहा फ्रेम, इस पे कोई टाइटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं टाइटल दिखे, तो अगर हम इस फ्रेम पे टाइटल लाना चाहते हैं तो हम फ्रेम का मेथड कॉल करेंगे fr.setTitle। जैसे ही रन करेंगे, नोटिस करिए अब टाइटल आया। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, बी वेरी फास्ट इन रिस्पॉन्डिंग। टाइटल आया? वेरी गुड, दिस टाइम आई एम गेटिंग द टाइटल सचिन फ्रेम। अब आपके लिए अगला चैलेंज दे रहा हूं मैं, ठीक है? 5 मिनट का टाइम दूंगा, इस कोड में चेंजेस करिए कि फ्रेम का टाइटल आज का डेट और टाइम बन जाए। बनाइए जल्दी, फ्रेम का टाइटल आज का डेट और टाइम बन जाए। सौरभ पूरा कोड दिखाइए, खाली एक इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए मुझे। फ्रेम का टाइटल आज का डेट और टाइम बन जाए। डेट का डी कैपिटल सौरभ, डेट क्लास है। बिल्कुल गलत कोड लिखा है विशाल। जावा के बेसिक्स याद कीजिए, जावा के बेसिक्स याद कीजिए। अखिल कोड बिल्कुल सही लिखा है। उमेश शायद आपका भी कोड सही था। बिल्कुल गलत रूपाली। जो लोग सीधे सीधे डेट का ऑब्जेक्ट सेट टाइटल में पास कर रहे हैं, क्या आप इस बात को भूल गए हैं कि सेट टाइटल का आर्गुमेंट स्ट्रिंग होता है? जल्दी बताइए, सेट टाइटल का आर्गुमेंट जावा में स्ट्रिंग होता है कि नहीं? अगर स्ट्रिंग होता है तो वहां डेट पास हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो वहां पर क्या पास करना पड़ेगा? डेट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। और जावा में किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? वेरी गुड, हर ऑब्जेक्ट के पास एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है। आप उस मेथड को कॉल करिए, ऑब्जेक्ट अपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो अगर मुझे सचिन फ्रेम की जगह टाइटल चाहिए आज की डेट का, सेकंड एग्जांपल है ये आज का, तो नोटिस करिए मैं एक और जावा क्लास बना रहा हूं, इस बार नाम दे रहा हूं एग्जाम्पल 2।
ठीक है, एग्जाम्पल 2 के अंदर इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एग्जाम्पल 2 में, ठीक। और अब मैं चाहता हूं सचिन फ्रेम की जगह पर करंट डेट और टाइम आए, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डेट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट। यस और नो? पहला स्टेप तो यही होगा, राइट। डेट क्लास कौन से पैकेज में है? जावा में डेट क्लास कौन से पैकेज में है? जावा डॉट यूटिल। तो नेटबीन से आप जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करा लें, तो जावा डॉट यूटिल इंपोर्ट हो गया। इसको इंपोर्ट करने के बाद अब आप सेट टाइटल जब कॉल करेंगे तो गौर करिएगा, यहां टुडे नहीं लिख पाएंगे। देखिए ध्यान से, मैं टुडे लिख रहा हूं तो एरर आ रही है, एरर आती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। एरर है कि एक्सेप्शन है? एरर है कि एक्सेप्शन है? एरर है, एक्सेप्शन नहीं है, ये सिंटेक्स एरर है। जहां स्ट्रिंग चाहिए वहां अपन डेट पास कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करें, तो फिर आप इसको कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में। वो कैसे होगा? वो होगा जब आप कॉल करेंगे टुडे डॉट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बन गया? जल्दी बताएं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब रन करिए तो आपको टाइटल बार पे नोटिस करिए आज का दिख जाएगा डेट टाइम। यही है डेट टाइम करंट, संडे 4 अक्टूबर 2018-23। बिल्कुल सौरभ, वी कैन सेट द टाइमर, लेकिन कब? मल्टी थ्रेडिंग के बाद, नॉट बिफोर दैट। टाइमर सेट करना है तो मल्टी थ्रेडिंग का वेट करिए। टाइटल बार का टेक्स्ट कलर में नहीं आ सकता शुभांकर, टाइटल बार का टेक्स्ट ब्लैक ही आएगा। आप टेक्स्ट का कलर तब चेंज करेंगे जब आप लेबल पे टेक्स्ट दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ू? नहीं अनु, टाइटल लेफ्ट साइड पे ही आएगा, सेंटर पे भी नहीं आएगा। ये सारी फैसिलिटीज AWT में नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 को फिनिश करते हैं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं फ्रेम पे कलर कैसे सेट करेंगे, आज का लास्ट पार्ट। सुनिए ध्यान से, फ्रेम पे कलर कैसे सेट करा जाएगा। अभी फ्रेम का बैकग्राउंड कलर क्या था? फ्रेम का बैकग्राउंड कलर क्या था अभी? व्हाइट था। मैं चाहता हूं मैं उसकी जगह येलो कलर लेकर आऊं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फ्रेम विद येलो बैकग्राउंड। तो प्लीज थ्योरी ध्यान से पढ़िएगा, कलर का बहुत ज्यादा यूज है प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत जगहों पर आपको कलर सेट करने हैं। ध्यान दें, अगर आपको फ्रेम का कलर बदलना है तो जावा आपको फ्रेम क्लास के पास एक मेथड प्रोवाइड करवाती है। क्या सभी लोग इस मेथड को देख पा रहे हैं? मेथड का नाम है सेट बैकग्राउंड, राइट। मेथड का पैरामीटर कलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। हाँ, आर्गुमेंट देना पड़ेगा। मतलब आर्गुमेंट में क्या, डबल कोट में लिख देंगे हम रेड, ऐसे तो रेड कलर हो जाएगा। क्या कहते हैं? नहीं, डबल कोट होता तो आपको यहां स्ट्रिंग दिखता। वहां पैरामीटर में क्या जा रहा है? कलर क्लास का ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक। अब आते हैं कलर कौन है। एज यू कैन गेस, कलर जावा डॉट AWT में मौजूद एक क्लास का नाम है। आई रिपीट, कलर जावा डॉट AWT में मौजूद क्लास का नाम है। और अगर आप कलर क्लास यूज करते हैं तो कलर क्लास का आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कलर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कलर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस। और कलर का कंस्ट्रक्टर पढ़ के बताइए ध्यान से, स्लाइड कितने आर्गुमेंट लेता है? कलर का कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट लेता हुआ दिख रहा है? 3 आर्गुमेंट ले रहा है। ये 3 आर्गुमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये 3 आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? बताइए। ये 3 आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप यहां 0 से 255 के बीच का कोई भी नंबर पास करेंगे, 0 से 255 के बीच का
कोई भी नंबर पास करेंगे, 255 अपर लिमिट है, याद रखें। 255 से बड़ी वैल्यू देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। 255 अपर लिमिट है, राइट? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो 255 वैल्यू है वो कलर की हाईएस्ट वैल्यू होती है। आ रहा है समझ? ठीक है, आप समझिए ये 3 आर्गुमेंट से क्या हो रहा है। अगर मैंने पहला आर्गुमेंट 255 पास करा और मैंने दूसरा आर्गुमेंट 0 पास करा और मैंने तीसरा आर्गुमेंट भी 0 पास करा, तो आप मानते हैं रेड कलर मिलेगा, है ना? इसी तरह से गेस कीजिए, मैंने जो पहला आर्गुमेंट पास करा वो 0 पास करा, जो मैंने दूसरा आर्गुमेंट पास करा वो 255 पास करा, और जो तीसरा पास करा वो भी 0 पास करा, तो विल आई गेट अ ग्रीन कलर? ऐसे अगर मैंने तीनों को 0 पास करा, आई गेट अ ब्लैक कलर। अगर मैंने तीनों को 0 कर दिया तो मुझे ब्लैक कलर मिलेगा। तीनों को 255 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे, वेरी गुड, मुझे व्हाइट कलर मिलेगा। और गेस करिए, अगर मुझे येलो चाहिए तो, अगर मुझे येलो चाहिए तो आप रेड और ग्रीन इनको 255 दें, ब्लू को 0 दें। अगर ऐसा करेंगे तो जो कलर ऑब्जेक्ट आएगा वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। अब जब हम कलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा? कलर ऑब्जेक्ट के बनने से कलर चेंज हो जाएगा? नहीं, कलर ऑब्जेक्ट से कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज होगा जब कलर ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे। किसको पास करेंगे? उस मेथड को जिसका नाम है सेट बैकग्राउंड। ओके, तो आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। तो मैंने आपसे कहा मुझे येलो कलर चाहिए। अगर हमें येलो कलर चाहिए, आई एम डिजाइनिंग एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो मैं इसको सेव एज कर रहा हूं। आई विल कॉल इट example3.java। ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है आज का। ठीक, जितना है उतना रहने दीजिए। अब इसके आगे का कोड, अब इसके आगे मैं लिखूंगा कलर C इज इक्वल टू न्यू कलर, और पैरामीटर में आप पास करेंगे 3 आर्गुमेंट। 2 से काम नहीं चलेगा, क्या कहते हैं? नहीं चलेगा। 3 मतलब 3, एग्जैक्टली 3 आर्गुमेंट चाहिए। तो मैंने पहला पास करा 255, दूसरा पास करा 255, तीसरा पास करा 0। ठीक है, कलर के लिए नेटबीन्स एरर दे रहा है क्योंकि क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है। कौन से पैकेज में है कलर क्लास? कलर क्लास का पैकेज java.awt। हिमांशु, जावा नहीं, java.awt, राइट? तो इसको आप फिक्स इंपोर्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फिक्स इंपोर्ट पे आइए और सेलेक्ट करिए java.awt.color। अब रन करूं तो येलो कलर आएगा? नहीं, अभी भी आपको व्हाइट कलर ही दिखेगा। येलो दिखे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? स्टेटमेंट चैट विंडो में लिख के बताएं सभी लोग। सेट बैकग्राउंड के fr.setBackground। सुप्रिया, ओनली सेट बैकग्राउंड के fr.setBackground। fr.setBackground, खाली सेट बैकग्राउंड थोड़ी लिख सकते हैं। fr.setBackground, और यहां पास कर दिया मैंने C। कर दीजिए रन। बैकग्राउंड कलर चेक करिए, चेंज हो गया होगा। हो गया? ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई और कलर चाहिए आप वैसा कॉम्बिनेशन दे दें यहां पर। तो मैंने अगर पास करा 255, 0, will I get a red color? This time we will get a red color। क्लियर? इसी को अगर मैंने कर दिया 255, 255, 0, 255, चलिए, will I get a white color? इस बार फ्रेम का कलर आपको मिलेगा व्हाइट, जो इसका डिफॉल्ट कलर होता है, राइट? Some queries are coming, just a moment।
0 0 0 पास कर दूंगा तो ब्लैक मिलेगा, क्या कहते हैं? जीरो 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 पे ब्लैक मिलेगा, राइट? तो अगर मैंने यहां 0 0 0 पास करा, आई विल गेट अ ब्लैक कलर। क्लियर? रन कीजिए। इस बार फ्रेम का बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा, दिख रहा है? दिख रहा है। और अगर मैं रेंज के बाहर गया, अगर मैंने इस रेंज को क्रॉस करा, तब कौन सा कलर आएगा? अगर मैंने कर दिया 300,0,0, कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, राइट? कौन सा? नोटिस करिए, एक्सेप्शन आ रही है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। आ रहा है समझ? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में बात करेंगे फ्रेम पे कंपोनेंट्स कैसे ऐड करना है। गेटिंग दिस? यस यस यस, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। कलर डॉट येलो क्या होता है। ठीक है मनीष, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये। हाँ मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अब हमारी GUI की जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, दिस नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे, राइट? थर्सडे इज 8 October, ओके, एट 9 PM। ये GUI की आपकी नेक्स्ट क्लास है। आ रहा है समझ? ठीक है। सेकंड, SQL की जो क्लास है, इट इज ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे 6 October एट 5 PM। SQL की क्लास परमजी सर लेंगे, ओके? 5 PM अदनान, 5 PM है SQL की क्लास का टाइम, 6 PM नहीं है। आपके ग्रुप में आ जाएगा SQL का लिंक, ट्यूसडे क्लास से पहले लिंक आ जाएगा। सौरभ 4 to 5 क्लासेस, अराउंड 4 to 5 क्लासेस फॉर SQL एंड JDBC, ओके? आदित्य अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों ने SQL और JDBC पढ़ा है, दे कैन स्किप दैट क्लास, नो इश्यूज, ठीक है? हाँ PPT अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, राइट? नेक्स्ट लेक्चर विल बी थर्सडे 8 October 9 PM, ओके? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।